आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजमहलों, रहस्यमयी तहखानों और अंधेरे में छिपे रहस्यों से जुड़ी ये अनूठी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको डरने और रोमांच महसूस करने में मज़ा आता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक विशाल राजमहल था। यह महल सिर्फ पत्थरों और दीवारों का बना हुआ घर नहीं था, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी धरोहर था जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बात करते थे। महल की भव्यता देखने लायक थी। ऊंचे ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार खंभे और संगमरमर से सजी दीवारें। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र करते हुए लोगों की आवाज़ धीमी हो जाती थी। महल का तहखाना। यह तहखाना पिछले 100 सालों से बंद पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार इसे कब खोला गया था। महल के पुराने नौकरों और गांव के बुजुर्गों की जुबान पर यह बात हमेशा रहती थी कि उस तहखाने को कभी खोलना नहीं चाहिए। वे कहते थे कि जो भी उस तहखाने में गया वह वापस नहीं आया, या फिर जो लौटा वह पहले जैसा नहीं रहा। तहखाने का दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था, इतना मोटा और भारी कि उसे देखकर ही लगता था कि इसे खोलना आसान नहीं होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, न कोई जंजीर, न कोई कुंडी। फिर भी वह दरवाज़ा इतनी मजबूती से बंद था कि सालों से किसी ने उसे हिलते हुए तक नहीं देखा था। यह रहस्य महल के इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए एक पहेली बना हुआ था। महल के वर्तमान उत्तराधिकारी युवराज अजय सिंह थे। अजय एक आधुनिक सोच वाले युवक थे जो विदेश में पढ़े थे और विज्ञान में यकीन रखते थे। उन्हें पुरानी कहानियों, भूत प्रेतों और अंधविश्वासों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब भी महल के बुजुर्ग नौकर या पुजारी उन्हें तहखाने के बारे में चेतावनी देते तो वे हंसकर टाल देते। एक दिन अजय ने तय किया कि अब बहुत हो गया। वे इस पुराने अंधविश्वास को ख़त्म करेंगे और तहखाने को खोल कर रहेंगे। उन्होंने महल के मुख्य इतिहासकार राजेंद्र शर्मा को बुलाया। राजेंद्र जी 60 साल के अनुभवी इतिहासकार थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस महल और इसके इतिहास को समझने में लगा दी थी। जब अजय ने उनसे तहखाने के बारे में पूछा तो राजेंद्र जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, युवराज, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि यह दरवाज़ा सामान्य नहीं है। इसे खोलने के लिए किसी ताले या चाबी की ज़रूरत नहीं है। यह दरवाज़ा सिर्फ राजघराने के खून से खुलता है। अजय ने इस बात को सुनकर हंसी उड़ा दी। उन्हें लगा कि यह सब पुराने ज़माने की बकवास है। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि तहखाने का दरवाज़ा खोला जाए, चाहे जैसे भी हो। महल के मजदूरों को बुलाया गया। लोहे के औजार लाए गए। सबसे पहले तो सामान्य तरीके से दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। फिर भारी हथौड़ों से दरवाजे पर वार किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोहे के औजार टूट गए, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। अजय ने सोचा कि शायद आधुनिक मशीनों से काम हो जाएगा। उन्होंने शहर से इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीनें और कटिंग उपकरण मंगवाए, लेकिन जैसे ही मशीनें दरवाजे के संपर्क में आईं, वे अचानक बंद हो गईं। बार बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार यही हुआ। मजदूर डर गए थे। उन्होंने कहा कि इस दरवाजे में कोई अलौकिक शक्ति है। अजय को गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठी थी। तभी महल के बूढ़े पुजारी पंडित विश्वनाथ वहां आए। वे 90 साल के थे और उनकी झुर्रियों भरी त्वचा पर अनुभव की छाप साफ दिखती थी। पंडित जी ने धीरे से कहा, राजकुमार, यह दरवाज़ा किसी औजार या मशीन से नहीं खुलेगा। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इसे खोलने के लिए राजघराने का खून चाहिए, आपका खून। अजय ने पहले तो इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब सभी तरीके नाकाम हो गए तो उन्हें लगा कि शायद एक बार कोशिश करके देख लेनी चाहिए। आखिर एक बूंद खून से क्या फर्क पड़ेगा।
उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और अपनी बाईं हाथ की तर्जनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया। खून की एक बूंद निकली और दरवाजे की सतह पर गिरी। जैसे ही वह बूंद लोहे को छुई, एक अजीब सी घटना हुई। खून की बूंद दरवाजे में समा गई, जैसे किसी ने उसे सोख लिया हो। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी लाल रोशनी फैली, जो कुछ सेकंड में गायब हो गई, और फिर दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे खुलने लगा। कोई चरमराहट नहीं, कोई घर्षण की आवाज़ नहीं, बस एक सन्नाटा जो और भी डरावना था। सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। अजय की सांसें तेज हो गई थीं। दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था और उसके भीतर से एक अंधकारमय सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तहखाने से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसी हवा जो बिल्कुल किसी की सांस की तरह महसूस हो रही थी। गर्मी के उस मौसम में भी वह हवा इतनी ठंडी थी कि सभी लोग कांप गए। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सदियों पुरानी धूल, नमी और कुछ और जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मजदूर पीछे हट गए। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। लेकिन अजय तो जैसे किसी सम्मोहन में बंध गए थे। वे तहखाने की ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि अब उनकी जिज्ञासा शांत होने वाली है। वे अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। राजेंद्र जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। युवराज, कम से कम कल तक रुक जाइए, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी जाऊंगा। इतने सालों से यह रहस्य छिपा रहा, अब और इंतजार नहीं। उन्होंने एक मशाल उठाई और तहखाने की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, मशाल की रोशनी कांप रही थी। पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई, राजकुमार, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाइएगा। अजय ने बिना मुड़े हाथ हिलाकर इशारा किया और अंधेरे में समा गए। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं, बहुत नीचे, शायद 50, 60 या उससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ। हर कदम के साथ अजय को लग रहा था कि वे धरती के गर्भ में उतरते जा रहे हैं। और तब अचानक सीढ़ियाँ खत्म हो गईं। सामने एक विशाल कमरा था। अजय ने मशाल ऊंची की। जो दृश्य सामने था वह उनकी कल्पना से परे था। तहखाना खुल चुका था, लेकिन असली सवाल यह था, क्या अजय को पता था कि उन्होंने क्या खोल दिया है? अजय मशाल की मध्यम रोशनी में तहखाने के भीतर खड़े थे। उनकी आंखें धीरे धीरे उस अंधेरे की आदी हो रही थीं। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मशाल की रोशनी उसके कोनों तक नहीं पहुंच पा रही थी। छत बहुत ऊंची थी और दीवारें पत्थर की बनी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सालों बाद भी यहाँ की हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। अजय ने अपने कदम आगे बढ़ाए। हर कदम की आवाज़ तहखाने में गूंज रही थी, टप टप टप। यह गूंज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। उन्होंने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियों से आती रोशनी अब बहुत दूर और धुंधली दिख रही थी। उन्होंने मशाल को दीवारों की ओर घुमाया और तब उन्हें कुछ दिखा जिसने उनकी सांसें रोक दीं। दीवारों पर परछाइयाँ थीं, लेकिन ये सामान्य परछाइयाँ नहीं थीं। ये मानवीय आकृतियाँ थीं, जैसे किसी ने उन्हें दीवार पर उकेर दिया हो। परछाइयों के हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे वे किसी से गुहार लगा रहे हों। कुछ परछाइयाँ घुटनों के बल बैठी हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी भी परछाई का चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह जहाँ चेहरा होना चाहिए था। अजय को याद आया कि राजेंद्र जी ने बताया था कि इस महल में पुराने राजाओं की कई तस्वीरें और मूर्तियां हैं। लेकिन ये परछाइयाँ, ये तस्वीरें या मूर्तियां नहीं थीं, ये कुछ और थीं। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ पुराने ज़माने की कलाकृतियां हैं, लेकिन उनका मन उन्हें धोखा दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे परछाइयाँ उन्हें देख रही हैं। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज़ थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मेज़ पर कुछ पुरानी किताबें और एक टूटा हुआ दिया रखा था।
अजय ने एक किताब उठाई। उसके पन्ने इतने पुराने हो चुके थे कि छूते ही टूट जाने का खतरा था। किताब में कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे जिन्हें अजय समझ नहीं पाए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का तापमान और भी गिर गया है। उनकी सांसें अब भाप बनकर निकल रही थीं। उन्होंने अपनी शर्ट की बाहें नीचे कर लीं, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हुई। यह ठंड अलग थी। यह बाहरी ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंड थी जो अंदर से महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उनकी हड्डियों को बर्फ से भर दिया हो। अचानक अजय को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही दीवारें, वही परछाइयां और वही सन्नाटा। लेकिन फिर उन्हें कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी आवाज, सांस लेने की आवाज। अजय ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन वह आवाज अब भी थी, किसी और की सांसों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। और वह आवाज उनके बिल्कुल करीब से आ रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मशाल को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उन्हें एहसास हुआ, सांसों की आवाज अब दो हो चुकी थी, एक उनकी अपनी सांसें और दूसरी किसी और की। कौन है वहां? अजय की आवाज कांप गई। उनकी आवाज तहखाने में गूंजी और कई बार दोहराई गई। कौन है? कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांसों की वह दूसरी आवाज अब और करीब आ गई थी। अजय को लग रहा था कि कोई उनके कंधे के पीछे खड़ा है। उन्होंने हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उन्हें दीवार पर अपनी परछाई दिखी। मशाल की रोशनी में उनकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए अजय को लगा कि उनकी परछाई ने अलग से हिलाई, जैसे वह खुद से स्वतंत्र हो। अजय ने अपनी आंखें मली। नहीं, यह मेरा भ्रम है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन उनका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब वापस जाना चाहिए। जो भी देखना था देख लिया। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें सीढ़ियां नहीं मिली। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब एक दीवार थी। अजय ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मशाल उस दीवार के पास ले जाकर देखा। यह वही पत्थर की दीवार थी जैसी बाकी दीवारें थीं। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रास्ता नहीं। यह कैसे हो सकता है? अजय घबरा गए। उन्होंने दीवार को धक्का दिया, लेकिन वह हिली तक नहीं। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कोई है? मुझे बाहर निकालो। उनकी आवाज़ तहखाने में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अजय ने पूरे कमरे में घूमकर कोई रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं। कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कोई रास्ता नहीं। अचानक मशाल की लौ तेजी से कांपने लगी, जैसे किसी ने तेज हवा का झोंका छोड़ा हो। लेकिन हवा तो थी ही नहीं। लौ इतनी तेजी से कांप रही थी कि अजय को लगा कि वह बुझ जाएगी, और अगर मशाल बुझ गई तो वे पूरी तरह से अंधेरे में होंगे। नहीं नहीं नहीं। अजय ने मशाल को अपने सीने से लगा लिया और उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन तभी उन्हें फिर से वह सांसों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और करीब थी। इतनी करीब कि लगता था कोई उनके कान में सांस ले रहा है। अजय चीख पड़े, कौन हो तुम? सामने आओ। और तब कुछ हुआ जो अजय ने कभी सोचा भी नहीं था। दीवार पर बनी उन बिना चेहरे वाली परछाइयों में से एक हिलने लगी। धीरे धीरे वह परछाई दीवार से अलग होने लगी, जैसे कोई कागज की परछाई असली रूप ले रही हो। अजय की सांसें रुक गईं। वे हिल नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे कि वह परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने खड़ी हो रही है। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी अजय को लग रहा था कि वह उन्हें देख रही है। परछाई ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। अजय पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हाथ करीब आता गया और करीब और करीब, और फिर मशाल बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली।
अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि कोई उनके बहुत पास है, बहुत बहुत पास। और फिर उन्हें अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, किसी का हाथ। महल के बाहर सूरज डूब चुका था। पंडित विश्वनाथ, राजेंद्र जी और बाकी नौकर तहखाने के दरवाजे के सामने बेचैनी से खड़े थे। अजय को अंदर गए पूरे 6 घंटे हो चुके थे। शुरुआत में तो सबने सोचा कि युवराज तहखाने का निरीक्षण कर रहे होंगे, लेकिन अब चिंता बढ़ने लगी थी। बहुत देर हो गई है, राजेंद्र जी ने परेशान होकर कहा। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर युवराज को कुछ हुआ और हम अंदर गए तो हमारा भी वही हाल होगा। हमें बाहर से ही इंतजार करना चाहिए। तभी अचानक तहखाने के अंदर से कुछ आवाजें आईं। कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। सभी लोग सतर्क हो गए। राजेंद्र जी ने मशालें जलाईं और सब दरवाजे की ओर देखने लगे। कदमों की आवाज पास आती गई और फिर अंधेरे से युवराज अजय बाहर निकले। युवराज, राजेंद्र जी दौड़कर उनके पास गए। आप ठीक तो हैं? सब लोग अजय के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनके कपड़ों पर धूल लगी हुई थी। चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा था, लेकिन शारीरिक रूप से वे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। कोई चोट नहीं, कोई खरोंच नहीं। उन्होंने सबकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। युवराज, आप इतनी देर कहाँ थे? अंदर क्या है? हमें कितनी चिंता हो रही थी। राजेंद्र जी ने उत्सुकता से पूछा। अजय ने अपना मुंह खोला जैसे कुछ कहने वाले हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उन्होंने फिर से कोशिश की, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उन्होंने अपने गले पर हाथ रखा और फिर से बोलने की कोशिश की। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। पंडित जी आगे बढ़े। युवराज, आप बोल क्यों नहीं रहे? अजय ने हाथों के इशारों से समझाने की कोशिश की। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे अपने गले की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि उनकी आवाज चली गई है। यह कैसे हो सकता है? राजेंद्र जी चौंक गए। चलिए, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। अजय को उनके कमरे में ले जाया गया। महल के निजी चिकित्सक डॉक्टर रमेश को फौरन बुलाया गया। उन्होंने अजय की पूरी जांच की, गले की जांच की, आवाज की नसों को देखा। उन्होंने कई तरह के परीक्षण किए। महाराज, डॉक्टर रमेश ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। युवराज की आवाज की नसें बिल्कुल सही हैं। गले में कोई सूजन नहीं है, कोई चोट नहीं है। शारीरिक रूप से सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर भी वे बोल नहीं पा रहे। तो फिर समस्या क्या है? राजेंद्र जी ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। यह मेरी समझ से बाहर है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार युवराज को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे। पंडित जी चुपचाप कोने में खड़े यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। रात होते होते पूरे महल में यह खबर फैल गई कि युवराज तहखाने से अपनी आवाज खोकर लौटे हैं। अजय को उनके बिस्तर पर लिटाया गया। उन्हें नींद की दवा दी गई, लेकिन वे सो नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे छत की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न डर न चिंता, बस एक खालीपन। रात के लगभग 2 बजे जब सब सो गए थे, तब महल के गलियारों में एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। टप टप टप। कोई गलियारों में घूम रहा था। एक बूढ़े नौकर ने यह आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद युवराज अपने कमरे में बेचैन हैं। वह देखने के लिए गया, लेकिन जब उसने युवराज के कमरे का दरवाजा खोला तो अजय अपने बिस्तर पर सो रहे थे। फिर वह आवाज कहां से आ रही थी? नौकर ने गलियारे में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी आ रही थी और वह आवाज तहखाने की ओर जा रही थी। नौकर ने हिम्मत करके पीछा किया। वह धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा। कदमों की आवाज रुक गई थी। तहखाने का दरवाजा अब बंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले था। लेकिन नौकर को लगा कि किसी ने अभी अभी उस दरवाजे को छुआ है।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह डरकर वापस भाग गया। अगले दिन सुबह जब अजय उठे तो सभी ने देखा कि उनमें एक बदलाव आ गया है। वे पहले से शांत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शांत। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वे बोल नहीं सकते थे, इसलिए इशारों से बात करते, लेकिन उनके इशारे भी अजीब थे, जैसे वे सोच समझकर नहीं बल्कि किसी और के निर्देश पर कर रहे हों। राजेंद्र जी ने उन्हें कागज कलम दिया। युवराज, अंदर क्या था? कृपया लिख दीजिए। अजय ने कलम उठाया। सबकी नज़रें उनके हाथ पर टिकी थीं। उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन जो लिखा वह सिर्फ एक शब्द था, कुछ नहीं। कुछ नहीं? राजेंद्र जी हैरान हो गए। लेकिन युवराज, आप 6 घंटे तक अंदर थे, वहां जरूर कुछ तो रहा होगा। अजय ने फिर लिखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। पंडित जी ने कहा, युवराज, अगर वहां कुछ नहीं था तो आपकी आवाज कैसे चली गई? अजय ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस उठे और अपने कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हमेशा कदमों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन कोई दिखता नहीं। तहखाने का दरवाज़ा बंद रहता, लेकिन उसके पास से गुजरते समय लोगों को ठंडक महसूस होती। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई अजय के कमरे के सामने से गुजरता तो उसे लगता कि अंदर से कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन अजय तो बोल ही नहीं सकते थे। एक रात महल की एक नौकरानी देर रात काम कर रही थी। वह गलियारे में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने युवराज के कमरे से आवाज़ सुनी। वह रुक गई। आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ थी। कोई बात कर रहा था। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई बोल रहा था, लेकिन आवाज़ अजीब थी, न पूरी तरह पुरुष की, न पूरी तरह महिला की। और शब्द, वे किसी अजीब भाषा में थे जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। डर के मारे वह वहाँ से भाग गई। अगले दिन जब उसने दूसरे नौकरों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि युवराज तो बोल ही नहीं सकते, शायद तुम्हारा भ्रम था। लेकिन उस नौकरानी को पक्का पता था, उसने जो सुना था वह कोई भ्रम नहीं था। महीना बीत गया। अजय अब भी बोल नहीं सकते थे। उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। वे कम खाते, कम सोते, ज़्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहते या फिर महल के गलियारों में अकेले घूमते रहते। लोगों ने देखा कि वे अक्सर तहखाने के दरवाजे के सामने खड़े रहते, बस खड़े, घंटों तक, बिना हिले। डॉक्टरों ने कई तरह के इलाज किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहर के बड़े अस्पतालों में भी दिखाया गया, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, शारीरिक रूप से युवराज बिल्कुल ठीक हैं। रानी माँ बहुत परेशान थीं। वे अपने बेटे को इस हालत में देख नहीं पा रही थीं। एक दिन उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पूछा, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। महारानी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि उस तहखाने को नहीं खोलना चाहिए था। वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। युवराज की आवाज़ नहीं गई है, वह ली गई है। ली गई है? यह क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तहखाने में जो भी है उसने युवराज की आवाज़ ले ली है, और शायद सिर्फ आवाज़ ही नहीं। रानी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पंडित जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वह सब कुछ बयान कर रहा था। उस रात रानी माँ सो नहीं पाईं। रानी, वे अजय के कमरे में गईं। अजय अपने बिस्तर पर सो रहे थे। रानी माँ ने उनके माथे पर हाथ फेरा। वे ठंडे थे, बहुत ठंडे। तभी उनकी नज़र आईने पर पड़ी जो कमरे की दीवार पर लगा था, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। आईने में अजय की परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई वह अलग तरीके से हिल रही थी। अजय सो रहे थे, लेकिन परछाई जाग रही थी। परछाई ने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधे रानी माँ की ओर देखा, और फिर परछाई ने मुस्कुराया। रानी माँ चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गईं। अगली सुबह
पूरे महल में हड़कंप मच गया। रानी माँ ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान थे। पंडित जी ने तुरंत महल के सभी आईनों को कपड़े से ढक देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अजय की परछाई की ओर न देखे। राजेंद्र जी ने पंडित जी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? क्या युवराज पर किसी भूत प्रेत का साया है? पंडित जी ने सिर हिलाया, नहीं, यह सामान्य भूत प्रेत नहीं है। मैंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि उस तहखाने में कोई बहुत पुरानी आत्मा कैद थी। 100 साल पहले तब के महाराज ने किसी तांत्रिक की मदद से उस आत्मा को तहखाने में बंद किया था। दरवाजे पर एक शक्तिशाली मंत्र था जो सिर्फ राजघराने के खून से ही टूट सकता था। लेकिन अगर आत्मा कैद थी तो युवराज के जाने पर क्या हुआ? जब युवराज ने अपने खून से दरवाजा खोला तो मंत्र टूट गया, आत्मा आजाद हो गई। लेकिन इतने सालों की कैद के बाद वह आत्मा कमजोर हो चुकी थी। उसे बाहर आने के लिए एक शरीर चाहिए था, एक ऐसा शरीर जो राजघराने का हो। राजेंद्र जी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या आप कह रहे हैं कि? हाँ, पंडित जी ने धीरे से कहा, जो अजय तहखाने से बाहर आया वह सिर्फ अजय नहीं है, वह आत्मा भी उसके साथ आई है और धीरे धीरे वह अजय के शरीर पर कब्जा कर रही है। तो असली अजय कहाँ है? पंडित जी ने तहखाने की ओर इशारा किया। तहखाने में उस आत्मा ने अजय की आवाज ली और शायद धीरे धीरे उसकी आत्मा को भी तहखाने में कैद कर रही है। एक तरह से उन्होंने जगह बदली है। अजय तहखाने में कैद हो रहा है और वह आत्मा अजय के शरीर में आजाद हो रही है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। रानी माँ रोने लगी। तो हम क्या करें? मेरे बेटे को कैसे बचाएं? पंडित जी ने कहा, एक ही रास्ता है। पंडित लादा जी थी। हमें फिर से तहखाने में जाना होगा और उस आत्मा को वापस कैद करना होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। मैं जाऊंगा, राजेंद्र जी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। युवराज ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया है, अब मेरी बारी है। पंडित जी ने मना किया। नहीं राजेंद्र जी, आप राजघराने के नहीं हैं, आपका खून दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तभी रानी माँ बोली, तो मैं जाऊंगी, मैं राजघराने की हूँ। नहीं महारानी, यह बहुत खतरनाक है। मुझे परवाह नहीं, वह मेरा बेटा है। उस शाम रानी माँ, पंडित जी और राजेंद्र जी तहखाने के दरवाजे के सामने खड़े थे। रानी माँ ने अपनी उंगली काटी और खून दरवाजे पर लगाया। दरवाज़ा फिर से धीरे से खुल गया। अंदर वही अंधेरा था, वही ठंडक, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तहखाने के भीतर से एक आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। अजय की आवाज़, माँ मुझे बचाओ। रानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे तेजी से अंदर जाने लगीं, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोका। रुकिए महारानी, यह जाल हो सकता है। लेकिन रानी माँ ने नहीं सुना, वे अंदर चली गईं। पंडित जी और राजेंद्र जी भी मशालें लेकर उनके पीछे गए। तहखाने के भीतर सब कुछ वैसा ही था जैसा अजय ने देखा था। परछाइयाँ, पुरानी मेज और वह अजीब सन्नाटा। लेकिन अब कमरे के बीच में कुछ नया था। एक आईना, विशाल पुराना सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ आईना, और उस आईने में अजय दिख रहे थे। लेकिन वे असली अजय नहीं थे, यह उनकी परछाई थी जो आईने में कैद थी। परछाई ने हाथ आईने पर मारा। माँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो। रानी माँ दौड़कर आईने के पास गईं। उन्होंने आईने को छुआ, वह बर्फ जैसा ठंडा था। अजय बेटा, पंडित जी ने चेतावनी दी। महारानी, यह। लेकिन तभी कुछ हुआ। आईने से एक तेज रोशनी निकली और सबको पीछे धकेल दिया। और फिर आईने में से एक आकृति बाहर आने लगी। लेकिन यह अजय नहीं थे, यह वह आत्मा थी, बिना चेहरे वाली, काली परछाई की तरह। वह धीरे धीरे आईने से बाहर आई और कमरे में खड़ी हो गई। उसने रानी माँ की ओर देखा और फिर उसने बोलना शुरू किया, अजय की आवाज़ में, धन्यवाद माँ, अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ।
रानी माँ पीछे हटी। तुम कौन हो? आत्मा ने हंसना शुरू किया। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कौन हूं? मैं तो 100 साल से यहां कैद था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहां बंद किया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूं और तुम्हारे बेटे का शरीर मेरा है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला पकड़ी हुई थी, लेकिन आत्मा सिर्फ हंसती रही। तुम्हारे मंत्र अब काम नहीं करेंगे पंडित। मैं अब एक जीवित शरीर में हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। राजेंद्र जी ने हिम्मत करके पूछा। असली युवराज कहाँ हैं? आत्मा ने आईने की ओर इशारा किया। वहां जहां मैं 100 साल तक था, अब उसकी बारी है। रानी मां ने आईने में देखा। अजय की परछाई अब धुंधली होती जा रही थी, जैसे वह गायब हो रही हो। वे चिल्लाईं, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। आत्मा फिर हंसी। छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं? मैंने इतना इंतजार किया। अब यह शरीर मेरा है। तभी पंडित जी को कुछ याद आया। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जो उन्होंने पुराने ग्रंथालय में पढ़ी थी। उन्होंने कहा, रुको, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रोका जा सकता है। आत्मा ने उनकी ओर देखा। कैसे? तुम एक शर्त पर आज़ाद हुई हो। अगर कोई राजघराने का व्यक्ति स्वेच्छा से तुम्हारी जगह ले ले तो तुम्हें वापस जाना होगा। आत्मा की हंसी बंद हो गई। उसने पंडित जी को घूरा। यह असंभव है। कोई भी स्वेच्छा से यहां कैद नहीं होना चाहेगा। तभी रानी मां आगे बढ़ी। मैं तैयार हूं। मां, नहीं, आईने से अजय की आवाज आई। लेकिन रानी मां ने निश्चय कर लिया था। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैं तुम्हारी जगह लूंगी। आत्मा ने सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक बार तुम आईने में गईं तो कभी वापस नहीं आ सकती। मुझे मंजूर है, पंडित जी ने कहा। महारानी, यह मेरा फैसला अंतिम है पंडित जी। रानी मां ने आईने को छुआ। एक तेज रोशनी फैली और फिर रानी मां आईने में समा गईं और उसी क्षण आईने से अजय बाहर आ गए। असली अजय। आत्मा चीखी, नहीं, यह धोखा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रानी मां की कुर्बानी ने शर्त पूरी कर दी थी। आत्मा को वापस जाना ही होगा। आत्मा ने अजय के शरीर को छोड़ना शुरू किया। एक काली धुआं जैसी चीज अजय के मुंह से बाहर निकली और आईने की ओर खींचने लगी। आत्मा चीख रही थी, विरोध कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह पूरी तरह से आईने में समा गई। अजय जमीन पर गिर पड़े। पंडित जी और राजेंद्र जी दौड़कर उनके पास गए। युवराज, युवराज! अजय ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके होंठ हिले। मां! उनकी आवाज वापस आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने आईने की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आईने के भीतर रानी मां खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अजय की ओर हाथ हिलाया। मां, नहीं, वापस आओ! अजय चीखे। वे आईने की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोक लिया। युवराज, यह उनका फैसला था। उन्होंने आपको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अजय ने आईने को छुआ। वह अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने रोते हुए कहा, मां, मैं आपको वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन आईने के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी मां की मुस्कान धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर आईना काला हो गया। पंडित जी ने कहा, युवराज, हमें यहां से जाना चाहिए और इस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अजय ने आखिरी बार आईने को देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है। वे तीनों तहखाने से बाहर आए। अजय ने फिर से अपनी उंगली काटी और दरवाजे पर खून लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग मंत्र बोला, एक ऐसा मंत्र जो पंडित जी ने उन्हें सिखाया था। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक लाल निशान उभर आया, एक मुहर जो दर्शाती थी कि यह दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद है। अगले कुछ दिनों में महल में शांति लौट आई। कदमों की आवाज़ें बंद हो गईं। परछाइयाँ अब अजीब तरीके से नहीं हिलतीं, लेकिन अजय बदल गए थे।
वे अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। वे अक्सर रानी माँ के कमरे में जाकर बैठ जाते और घंटों वहीं रहते। उन्होंने शासन का काम संभाल लिया, लेकिन उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। राजेंद्र जी और पंडित जी ने तय किया कि तहखाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, इसे एक रहस्य बना रहने दिया जाएगा। उन्होंने तहखाने के दरवाजे के सामने एक मोटी दीवार बनवा दी ताकि कोई गलती से भी वहां न पहुंच सके। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक रात महल के एक नए नौकर ने, जो तहखाने की कहानी नहीं जानता था, महल के पुराने हिस्से में सफाई करते समय कुछ सुना। वह आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही थी, जिस दीवार के पीछे तहखाना था। किसी की फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो प्लीज़, कोई तो सुनो। नौकर डर गया और वहां से भाग गया। अगले दिन जब उसने दूसरे नौकरों को बताया तो सबने उसे चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि वह भूल जाए जो उसने सुना, लेकिन उस नौकर को पता था कि उसने क्या सुना था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आवाज़ एक महिला की थी, रानी माँ की।